हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कर रहे हैं 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 16। इस चैप्टर का आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जैसे कि ये दिख रहा है, यही आज का हमारा एक टॉपिक है। इसकी आज हम थ्योरी करेंगे और इसका एक दो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देखेंगे। तो देखो, इससे पहले हमने 2 लेक्चर बना चुके हैं। उसमें हमने किया था स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में स्टडी किया था। ये हमारा आज 3rd लेक्चर है और ये आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम जो हमारी मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन लगाने का 2nd मेथड स्टडी करेंगे। इसमें हम तो देखो, इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि रिटर्न डाउन यानी कि हर साल कम से कम होता हुआ डेप्रिसिएशन, जिसको हम कहते हैं रिटर्न डाउन या हिंदी में कहते हैं अपलेखित मूल्य पद्धति। देखो, इस पद्धति में जैसे जैसे संपत्ति का मूल्य घटता जाता है, जैसे जैसे एसेट्स की वैल्यू कम होती जाती है, वैसे वैसे ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी कम होती जाती है। जैसे कोई मशीन 10,000 रुपए की खरीदी गई है और इस पर अगर हम क्रमागत, इसको हिंदी में क्रमागत ह्रास पद्धति भी कहा जाता है, तो इस पर 10% की दर से ह्रास लगाया जाता है। कौन सा? क्रमागत यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से अगर 10% डेप्रिसिएशन लगाया जाता है तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, ये देखना है हमें। तो देखो, पहले साल, जिस साल आपने एसेट्स को परचेज किया है उस साल एसेट्स की वैल्यू कितनी है आपकी? 10,000। तो एक पहले साल के एंड में आप इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 10,000 पे 10% बन गया हमारा 1,000 डेप्रिसिएशन बन गया। अब दूसरे साल आपकी मशीन की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि दूसरे साल जो मशीन की वैल्यू है वो आपकी 1,000 रुपए कम हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी बचेगी? अब दूसरे साल के स्टार्टिंग में 9,000 है और एंड में भी 9,000 बचेगी। तो एंड में हम फिर से 10% डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। तो डेप्रिसिएशन कितना होगा आपका? 900 होगा। इसी प्रकार 3rd ईयर जो है, 3rd ईयर हम स्टार्ट करेंगे तो 3rd ईयर के स्टार्टिंग में देखो वैल्यू कितनी बचेंगी, क्योंकि 9,000 में से 900 जो डेप्रिसिएशन लगाया हमने वो लेस कर देंगे, तो अब वैल्यू बचेगी आपकी 8,100। तो ये तीसरे साल के एंड में इसी 8,100 को जो हमने मशीन को यूज किया था 8,100 रुपीज की, तो इस पे 10%, क्योंकि क्वेश्चन में 10% डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है तो हमें उसी रेट से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट होकर आया आपके पास? 810 रुपीज आया। तो अब 4th ईयर के एंड में देखो इसी तरह से वैल्यू कितनी बच जाएगी? 7,290 रुपीज। इसमें भी 10% लगाएंगे तो ये आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 729 रुपीज। तो इसी तरह से क्वेश्चन के अंदर जितने साल के लिए कहा होगा हम इसी तरह से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाएंगे। इसको रिटर्न डाउन क्यों कहा जाता है? देखो, एक नजर मारो इस पे तो आपको पता चल जाएगा। पहले साल डेप्रिसिएशन कितना था? 1,000। नेक्स्ट ईयर कितना हुआ? 900। 3rd ईयर कितना हुआ? 810। ठीक है। 4th ईयर 729। यानी कि जो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो हर साल कम होती जा रही है। इस कारण से इसका नाम रखा गया है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अब देखो, जो ऊपर हमने कैलकुलेशन की है इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस पद्धति में ह्रास की गणना संपत्ति के खाते के प्रति वर्ष यानी कि ओपनिंग बैलेंस पर की जाती है। देखो, यहाँ मान लेते हैं हम, यहाँ हमारा जो है दूसरे साल के एंड में हमने 900 डेप्रिसिएशन लगाया है, तो तीसरे साल के स्टार्टिंग में कितनी अमाउंट आपको मिली? 8,100। तो इस तरह से हमने पूरे साल 8,100 रुपीज की जो ये मशीनरी है यूज की, इस कारण से इस पे 110 रुपीज ये लगा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, यानी कि डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसी अमाउंट को हम नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, या आप उसको ओरिजिनल कॉस्ट भी कह सकते हो। तो उसी पर ही डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। अब देखो, एक बात और भी ध्यान रखनी है, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू शायद से संपत्ति के उस मूल्य से है जो संपत्ति की मूल लागत यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट में से उस पर अब तक
जो भी डेप्रिसिएशन है वो घटा दिया गया है, लेस कर दिया गया है, उस वैल्यू को बुक वैल्यू कहा जाता है। अब देखो बुक वैल्यू मतलब यहाँ अगर हम देखें तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में बुक वैल्यू कितनी है 8100 है, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में 7290 रुपीज है, ये बुक वैल्यू है। देखो अगर वैसे देखो तो 900 बुक वैल्यू आ गई ओरिजिनल, बट ओरिजिनल में से पिछले साल का हमारा 900 डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ही आपकी बुक वैल्यू आई है, ये बुक में अमाउंट लिखी हुई है, ना कि ये। तो इस तरह से बुक वैल्यू की आपको कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करनी है, बुक वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस में टोटल डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन है वो लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो आपकी बुक वैल्यू कहलाएगी। क्योंकि संपत्ति का मूल्य तथा ह्रास की राशि प्रति वर्ष घटती जाती है, आपने देखा होगा कि एसेट्स की वैल्यू भी कम हो रही है और डेप्रिसिएशन भी कम हो रहा है। इसी कारण से इस पद्धति को घटती किस्त पद्धति यानी कि रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, इसके नाम है, देखो कई बार इस नाम से भी आ जाता है, इसी कारण से इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से जाना जाता है। हिंदी में दो नाम है, अपलेखित मूल्य ह्रास मूल्य पद्धति और दूसरा क्रमागत मूल्य ह्रास पद्धति है, और इंग्लिश में आप इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जान सकते हैं। तो अब देखो इसके आपको क्या मेरिट्स, क्या लाभ मिलते हैं। ये अगर कोई बिजनेस इस मेथड से अगर डेप्रिसिएशन लगाता है तो इस मेथड के क्या क्या मेरिट है वो हम करेंगे इसमें। तो देखो सबसे पहला है इजी कैलकुलेशन। इस मेथड में हर साल नई संपत्तियां परचेज करने पर भी जो डेप्रिसिएशन है उसकी कैलकुलेशन करना मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है। क्यों? क्योंकि सभी संपत्तियों पर इकट्ठा डेप्रिसिएशन लगा दिया जाता है, इस कारण से इजी होता है। आय के विरुद्ध समान व्यय, इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। देखो इस मेथड में ह्रास और जो रिपेयर होता है ये मिलाकर लाभ हानि पर प्रतिवर्ष समान बोझ डालती है। समान बोझ कैसे डालती है? देखो स्टार्टिंग की जब भी कोई मशीन आप परचेज करके लाते हो तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर क्या होता है, पहले के सालों में जब मशीन खरीद कर लाते हैं स्टार्टिंग के जो वर्ष होते हैं उसमें डेप्रिसिएशन ज्यादा लगता है और रिपेयर का चार्ज कम होता है, ठीक है, इस कारण बैलेंस हो गया। और मशीन के लास्ट के ईयर में रिपेयर का चार्ज ज्यादा हो जाता है मशीन पर और डेप्रिसिएशन कम हो जाता है, तो इस कारण से बैलेंस हो जाता है। इसी कारण से कहा जाता है कि ह्रास तथा मरम्मत व्यय मिलाकर लाभ हानि खाते पर प्रति वर्ष समान बोझ पड़ता है। क्योंकि इस विधि में आरंभ में ह्रास अधिक लगाया जाता है जबकि मरम्मत व्यय कम होता है, और आगामी वर्षों में संपत्ति पुरानी हो जाती है तो इस विधि में ह्रास घटता जाता है और मरम्मत व्यय बढ़ते जाते हैं, जिससे लाभ हानि खाते पर ह्रास और मरम्मत व्यय मिलाकर समान बोझ पड़ता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा बाद के वर्षों में अनुचित दबाव नहीं, नो अनड्यू प्रेशर इन लास्ट ईयर लेटर ईयर। तो देखो जैसे अभी हमें पता चला है कि लास्ट के वर्षों में रिपेयर का चार्ज बढ़ जाता है तो इसके कारण बर्डन हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, बट इस मेथड में बर्डन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस मेथड के अंदर लास्ट के ईयर में जो है डेप्रिसिएशन कम चार्ज किया जाता है और रिपेयर ज्यादा हो जाता है, इस कारण से बर्डन नहीं होता। किसी संपत्ति की कुशलता और उपयोगिता पहले वर्षों में बाद के वर्षों की तुलना में अधिक रहती है। पहले कुछ वर्षों में ह्रास पिछले वर्षों की तुलना में अधिक लगाना चाहिए, और क्रमागत जो ह्रासपत्ति है या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है इसको अपनाने से ये बात पूरी हो जाती है। फोर्थ पॉइंट आपका आता है संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य नहीं किया जाता। बैलेंस ऑफ एसेट्स इज नेवर रिटर्न ऑफ टू जीरो। वैसे भी आप अगर देखते हो रियल लाइफ में अगर हम देखते हैं तो कोई भी एसेट्स खरीद कर लाते हैं उसकी वैल्यू चाहे आप कितना ही डेप्रिसिएशन लगा लो जीरो नहीं होती। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग भी जो एसेट्स है उसका मूल्य जो है कभी भी शून्य नहीं होता। जब तक संपत्ति का प्रयोग होता रहता है ह्रास की राशि चाहे वह कितनी भी कम क्यों न हो जाए लाभ हानि खाते में डेबिट करते रहेंगे। इस कारण से इस मेथड में जो एसेट्स है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती। आयकर अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि अप्रूव्ड मेथड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज। इस मेथड को जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज है वो भी इसको अप्रूव करते हैं, मान्यता उन्होंने प्रदान कर रखी है।
अब देखो इसके बहुत सारे हमने मेरिट्स पढ़े, इसके साथ साथ कुछ इसके दोष भी है। तो वो दोष कौन कौन सी है? सबसे पहला है संपत्ति को पूर्णतः अपलिख्त नहीं किया जा सकता। एसेट्स कैन नॉट बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। संपत्ति के अप्रचलित हो जाने या बेकार हो जाने पर भी इस पद्धति में ह्रास जो है लगातार संपत्ति के मूल्य को शून्य नहीं कर सकता। अगर आपने देखा हो स्टेट जो लाइन मेथड है उसमें संपत्ति का मूल्य 0 हो जाता है, बट इसमें कुछ न कुछ वैल्यू रह जाती है, चाहे वो पॉइंटों में ही आए। तो इस कंडीशन में चाहे एसेट्स बिल्कुल बेकार हो गई हो, अप्रचलित हो गई हो, बट उसका जो वैल्यू है उसको शून्य तक नहीं ले जाया जा सकता। संपत्ति के खाते में कुछ न कुछ बैलेंस तो अवश्य ही बचा रहता है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो। सेकेंड पॉइंट है ब्याज तत्व की अवहेलना, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। देखो इस विधि में भी संपत्ति क्रय करने में जो पूंजी लगाई गई है उसके ऊपर जो ब्याज लगता है उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। सेम जैसे उसमें थी स्टेट लाइन मेथड में भी ब्याज की अवहेलना की गई थी, इस मेथड में भी ब्याज की कोई व्यवस्था नहीं की गई, क्योंकि जो संपत्ति खरीद कर लाए हैं उस पर पूंजी लगी है। वो पूंजी जो है वो हो सकता है उधार की हो या अपनी होगी, तो भी कहीं लगाए तो उससे कुछ इनकम होती है, बट जो उस पूंजी पर जो भी ब्याज पे किया जा रहा है उसकी अवहेलना की गई है, या हम कह देते हैं कि उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। ह्रास की दर निर्धारण करने में कठिनाई, डिफिकल्ट इन डिटरमाइनिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इस विधि में ह्रास की दर निर्धारण करना आसान नहीं है। ह्रास की दर प्राय ऊंची रखी जाती है, क्योंकि संपत्ति के मूल्य को घटाकर अवशेष मूल्य तक लाने में काफी लंबा समय लग जाता है। यदि ह्रास की दर नीचे रखे तो हो सकता है कि संपत्ति पहले ही अप्रचलित हो जाए और पुस्तकों में जो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा शो हो। तो इस कारण से इसमें एक डिफिकल्टी होती है, जिस कारण से पहले तो ह्रास की वैल्यू ही बहुत ज्यादा रखी जाती है, और दूसरा इसकी कैलकुलेशन भी मुश्किल होती है, क्योंकि हर साल इसकी अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसके बाद है संपत्ति की प्रारंभिक लागत और आज तक के ह्रास का पता लगाना संभव नहीं। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन नॉट पॉसिबल। इस पद्धति में विभिन्न संपत्तियों की प्रारंभिक लागत को स्थिति विवरण में नहीं दिखाया जाता। जैसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में कर रहे थे उस तरीके से इसमें हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अगर 2-3 साल तक आपने लगातार डेप्रिसिएशन लेस कर दिया है तो उसके बाद अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट जानना चाहो तो ओरिजिनल कॉस्ट की कैलकुलेशन ही इतनी मुश्किल हो जाएगी, तो वो आप नहीं कर सकते। कभी कभी संपत्तियों का आपस में इस तरह से समूह सा बन जाता है तो उनकी अलग अलग पहचान करना भी कठिन हो जाता है। कुछ संपत्तियों के प्रचलन में न होने पर भी उनके शेष जो है बैलेंस शीट में लिखे जाते रहते हैं, तो इसकी ये भी एक कमी है। सुटेबिलिटी कहाँ है इसकी? इस पद्धति में ह्रास लगाना प्राय ऐसी संपत्तियों के लिए उपयोगी रहता है जिनका जीवन काल बहुत लंबा होता है, अधिक होता है, तथा वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उन पर मरम्मत व्यय भी बढ़ता जाता है। जैसे बिल्डिंग होगी, प्लांट होगी, ऐसी चीजें हैं, इन पर जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से ही डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड मेथड था। अब आता है कि सीधी रेखा पद्धति यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डिफरेंस क्या है। तो स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सबसे पहला है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ह्रास की राशि प्रति वर्ष समान रहती है, इसमें ह्रास की राशि जो है प्रति वर्ष घटती जाती है। सेकंड है ह्रास गणना का आधार, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ह्रास की गणना संपत्ति की मूल लागत यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट पर की जाती है, और इसमें जो है गणना घटते हुए शेष यानी कि जो बची हुई वैल्यू है पिछले वर्ष का डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो अमाउंट बची हुई है एसेट्स की, उसी पर किया जाता है। इसका कारण कहा जाता है कि संपत्ति के घटते हुए शेष पर इसकी कैलकुलेशन की जाती है। जीरो लेवल, संपत्ति का पुस्तक मूल्य घटकर शून्य हो जाता है स्ट्रेट लाइन में, बट इसमें कभी भी शून्य नहीं होता। फोर्थ है लाभ हानि खाते पर ह्रास तथा मरम्मत व्ययों का संयुक्त प्रभाव, यानी कि क्या इफेक्ट पड़ता है P&L अकाउंट पर।
देखो ह्रास और मरम्मत व्ययों का संयुक्त प्रभाव प्रथम वर्षों में तो कम रहता है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन तो देखो हर साल एक जैसा होता है, बट मरम्मत में होता है वो पहले के वर्षों में कम होता है और लास्ट के वर्षों में ज्यादा होता है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो मरम्मत व्यय है वो लास्ट के वर्षों में जो है बाद के वर्षों में अधिक होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट पर लास्ट के वर्षों में अधिक दबाव होता है, और इसमें जो है लगभग स्टार्टिंग के वर्षों में और लास्ट के वर्षों में लगभग दबाव समान ही रहता है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें क्रमागत ह्रास पद्धति की अपेक्षा ह्रास की दर नीचे रखी जाती है। इसमें जो है स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसमें डेप्रिसिएशन की रेट कम रखी जाती है, और जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है इसमें ऊंची दर रखी जाती है। आयकर विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त तो स्ट्रेट लाइन मेथड मान्यता प्राप्त नहीं है और इसको मान्यता प्राप्त है। तो ये इसके कुछ एक डिफरेंस है। इसके बाद आता है सुटेबिलिटी। यह उन संपत्तियों के लिए, स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उन संपत्तियों के लिए उपयोगी है जिन पर मरम्मत व्यय कम होते हैं और जिनके अप्रचलन की संभावना कम होती है, जैसे भूमि, भवन, एक्सेल, व्यापारिक चिन्ह हो गई। और जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है यह पद्धति उन संपत्तियों के लिए उपयोगी है जिन पर समय व्यतीत होने के साथ साथ व्यय बढ़ते जाते हैं और तकनीकी परिवर्तनों के कारण जिनके अप्रचलन की संभावना काफी अधिक हो जाती है, जैसे प्लांट हो गए, मशीनरी होगी, व्हीकल वगैरह होगी, तो उन पर उनके लिए ये सुटेबल होता है। व्यवहार में प्राय जो है रिटन डाउन वैल्यू मेथड का ही ज्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे एसेट्स का मूल्य कम होता जाता है वैसे वैसे जो है एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कम होता जाता है, जो कि एक उचित भी है, क्योंकि लास्ट के वर्षों में रिपेयर चार्ज बढ़ जाता है। तो इस कारण से P&L अकाउंट पर ज्यादा बर्डन ना बढ़े, इसके कारण से इस जो हमारा रिटन डाउन वैल्यू मेथड है वो बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो हम अब इसके साथ ही एक इलिस्ट्रेशन रीड कर लेते हैं और वो हम कॉपी में करके देखेंगे कि इस मेथड से क्वेश्चन कैसे करनी है प्रैक्टिकल आपको। तो अल्पाइन ट्रेडर परचेज ए मशीन ऑन अप्रैल 1, 2015 at a cost of ₹8,000 and spent 2,000 on its installation। देखो 1 अप्रैल 2015 को इसने मशीन खरीदी 8,000 की, 2,000 रुपए इसके ऊपर लगा दिए, तो टोटल मशीन की वैल्यू कितनी होगी? 10,000 रुपए हो गई है। ठीक है, 8 + 2। The firm right of depreciation rate of 10% per annum दिया हुआ है by written down value method, और डेप्रिसिएशन लगाना है 10% की रेट से और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्वेश्चन में कह रखा है वही मेथड आपको यूज करना है। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 ईयर इट्स एक्सपेक्टेड टू 6,561। तो ये उम्मीद की गई है कि इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है 4 साल मशीन को यूज करने के बाद स्क्रैप वैल्यू ये बचेगी। शो द machine account for 4 year in the books of Alpine Trader. The books are closed on 31st March every year. तो बुक्स को 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं हर साल, और हमें 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो हम इसको कॉपी में सोल्व कर कर देखते हैं कि किस तरह से इस अकाउंट को बनाया जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 कर रहे हैं हम। तो ये हमने अभी इसका जो है स्टेटमेंट रीड की है। ये अल्पाइन ट्रेडर्स परचेज मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2015 को परचेज की है। तो परचेज करने की हम इस साइड पोस्टिंग कर देंगे 2015 1 अप्रैल को। ठीक है, तो जब भी हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं? एसेट्स काउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि हमने मशीनरी परचेज की है तो हमने एंट्री की मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो इसके डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए की परचेज की है हमने? 8,000 की परचेज की है। ठीक है, और सेम डेट को हमने इस मशीन को लगाने पर 2,000 रुपए लगाए हैं, तो वो भी हमने कैश में पे किए हैं, वो भी मशीनरी के अंदर ही ऐड होंगे। इसको लिख लेते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स ये नई मशीनरी लाई है और उसको स्टैब्लिश करने पे खर्चा किया गया है, तो वो खर्चा इस मशीन के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी होगी मशीनरी की? 10,000 हो गई है।
हमने क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ा था कि हर साल 31 मार्च को अकाउंट क्लोज किए जाते हैं। तो 1 अप्रैल 2015 को जो ईयर स्टार्ट हुआ था वो हमारा कंप्लीट कब होगा? 2016 31 मार्च को कंप्लीट होगा। तो अब हमें इस 10,000 मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है और डेप्रिसिएशन की रेट क्वेश्चन में दे रखी है 10%। तो साल के एंड में ही डेप्रिसिएशन लगाया जाता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने रुपए पे लगाया जाएगा? तो ये हम लगाएंगे 10% ऑफ 10,000। ठीक है, 10,000 पे कितना हो गया आपका? 1,000 हो गया। अब सेम डेट को हम क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे। तो बाय बैलेंस सीडी हम कैसे निकालेंगे? बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी देखो वैल्यू कितनी है मशीन की? 10,000 है। 10,000 में से साल के एंड में 1,000 रुपीज जो है डेप्रिसिएशन के लेस कर दिए, तो अब बैलेंस सीडी बच गई आपकी 9,000। तो इस तरह से ये फर्स्ट ईयर का अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो साल के एंड में जो हमारे पास बैलेंस है 9,000, वो हमारा नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? 2016 1 अप्रैल को हमारा क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा। उसको हम कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी हमारे पास कितना बैलेंस है? 9,000। अब देखो कोई और मशीनरी परचेज करेंगे हम 16 में, तो यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, बट इस ईयर में हमने कोई भी नई मशीनरी परचेज नहीं की, तो ये हमारा 9,000 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस 9,000 ही है, कोई भी मशीनरी परचेज नहीं की। अब ईयर कंप्लीट हो जाता है, और ईयर कंप्लीट कब होता है? 31 मार्च 2017 को। तो डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 10% ऑफ, यहाँ बैलेंस कितना है? 9,000। तो इस 9,000 पे बैलेंस होगा, ये बैलेंस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा 900। सेम तारीख को बैलेंस सीडी निकालनी हमें बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कैसे निकालेंगे? हमारा ये बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है 9,000, इसमें से 900 साल के एंड में हमने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, तो हमारा कितना बैलेंस बच गया? इस साल के एंड में हमारा 8100 बैलेंस बच गया। इस प्रकार हमारा जो है ये सेकंड ईयर का अकाउंट जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब तीसरा जो साल है वो हमारा कब स्टार्ट होता है? तीसरा साल जो है वो हमारा स्टार्ट होता है 2017 1 अप्रैल को। ठीक है, तो हमारा बैलेंस क्या होगा? 31 मार्च 2017 को बाय बैलेंस सीडी हमारा 8100। तो यही बैलेंस हमारा क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस होगा 1 अप्रैल 2017 को। तो टू बैलेंस बीडी हमारा कितना आ गया? 8100 आ गया। इस साल भी कोई भी नई मशीनरी नहीं परचेज की गई है, तो हमारा ये सेम ही बैलेंस रहेगा इस साल भी। ठीक है, अब देखो जब साल कंप्लीट होता है, कंप्लीट कब होगा? 2018 31 मार्च को होगा। तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? यहाँ 10% ऑफ बैलेंस कितना है? 8100। 8100 पे लगेगा, तो डेप्रिसिएशन हो गया 810 रुपीज। साल के एंड में हम निकालेंगे बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कैसे निकालेंगे? बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस है 8100 माइनस हमने क्या लगा दिया? 810 डेप्रिसिएशन लग गया, तो हमारा बैलेंस कितना बच गया? 7,290 रुपीज। तो इस तरह से हमारा ये इस ईयर का भी अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ईयर जो है वो कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2019 को। और ये बैलेंस जो है ये हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा। तो हम यहां लिख लेते हैं 2018 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी हमारा कितना है? 7,290 रुपीज। अब देखो इस साल भी कोई भी नई मशीन नहीं खरीदी गई है, कोई नई मशीन नहीं खरीदी गई है, तो बैलेंस यही रहेगा हमारा। अब ये ईयर कंप्लीट कब होगा? 2019 31 मार्च को कंप्लीट होगा। हमें 4 ईयर का बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो ये 4th ईयर है हमारा। ठीक है, तो पहले हम ट्रांसफर करेंगे 4th ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन।
मशीन पे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना 10% ऑफ 7290 पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 729 रुपीज। अब सेम डेट को बैलेंस सीडी निकालेंगे। बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी हमारा निकल गया 6561। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये कह रखा था कि स्क्रैप वैल्यू कितनी रहेगी, ये रहेगी आपकी 6590। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आपकी 4th ईयर एंड के एंड में स्क्रैप वैल्यू ये रहेगी। और जब हम सवाल को सोल्व करते हुए आए तो 4th ईयर का बैलेंस शीट हमारा कितना बचा, ये बचा 6561। इट मीन्स हमारा जो सवाल है बिल्कुल ठीक है, स्क्रैप वैल्यू के बराबर हमारी 4th ईयर की जो बैलेंस सीडी है वो आ चुकी है। इसको हम अगले साल ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। अगला साल हमारा 2019 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको हम दिखा देंगे टू बैलेंस बीडी कितने रुपए 6561। इससे आगे हमें नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में 4 ईयर का ही अकाउंट बनाने के बारे में कहा गया है और स्क्रैप वैल्यू 4th ईयर के एंड में ये बताई गई थी, वो हमारी 4th ईयर की वैल्यू निकल गई है। तो ये हमारा पहला जो है क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है। इलिस्ट्रेशन नंबर 10, रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 ए प्लांट फॉर ₹83,000। रोहिणी सीमेंट लिमिटेड जो है उसने 1 अप्रैल 2015 को एक प्लांट खरीदा है 80,000 रुपए का। ऑन 1 जुलाई 2016 नेक्स्ट ईयर इट परचेज एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग 48,000। देखो 15 में 80,000 का परचेज किया और 16 में इसने 48,000 का परचेज कर लिया। ऑन 1 दिसंबर 2017, 16 के बाद 17 में कह रहे हैं द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 वाज सोल्ड ऑफ ₹42,000। जो 1 अप्रैल 2015 को 80,000 रुपए का जो प्लांट खरीदा ना वो 1 अप्रैल 2015 को 42,000 रुपए में बेच दिया। ऑन द सेम डेट फ्रेश प्लांट वाज परचेज एट द कॉस्ट ऑफ 75,000 और सेम डेट को 1 अप्रैल 2015 को एक और फ्रेश प्लांट इन्होंने 75,000 का परचेज कर लिया। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एवरी ईयर। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन ईच ईयर ऑन 31 मार्च। तो ये कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन लगाना 10%। तो इसमें 2-3 मशीनरी परचेज की गई है, ध्यान रखना, और जो फर्स्ट मशीनरी है उसको सेल भी किया गया है। शो द प्लांट अकाउंट फॉर 3 ईयर। IGST इज चार्ज रेट ऑफ 12% ऑन परचेज एंड सेल ऑफ प्लांट। अब देखो जो IGST होता है इसका अलग से अकाउंट बनता है, मशीनरी पे कैलकुलेट जरूर होती है पर मशीनरी अकाउंट में IGST की वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। तो इसका हमारे IGST का जो है मशीनरी अकाउंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्लांट अकाउंट है वो 3 ईयर का आपको बनाना है। तो पहला जो रोहिणी लिमिटेड ने पहले जो मशीनरी है पहला प्लांट है वो परचेज किया है 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 अप्रैल 2015 को परचेज किया है। तो एंट्री करेंगे हम टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का परचेज किया है 80,000 का परचेज किया है। इस साल कोई और प्लांट परचेज नहीं किया तो इस साल जो है प्लांट आपका 80,000 का ये एक ही प्लांट रहेगा। साल कंप्लीट कब होगा 2016 31 मार्च को होगा। तो इस साल के कंप्लीट होने पर क्या लगाया जाएगा डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन 10% बता रखा है तो 10% ऑफ या ऑन 80,000 तो डेप्रिसिएशन आपका कितना हो गया 8,000 हो गया। ठीक है, सेम डेट को बैलेंस सीडी निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितनी आ गई 80,000 माइनस 8,000 जो डेप्रिसिएशन लेस हो गया, बची हमारे पास 72,000 की। ठीक है,
तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ईयर का अकाउंट कंप्लीट हो गया। हमें क्वेश्चन में 3 ईयर का बनाना है। अब ये नया साल स्टार्ट कब होगा? ये होगा 2016 1 अप्रैल को, ठीक है। तो 31 मार्च 2016 को हमारे पास बैलेंस सीडी कितनी थी? 72,000 क्लोजिंग बैलेंस था इस मशीन का। यही अगले साल हमारे पास क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस होगा, टू बैलेंस बीडी। ये हमारे पास आ गया 72,000। अब देखो इस साल 1 जुलाई को 2016 में 1 जुलाई को एक और मशीन परचेज कर ली, तो हम यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए की परचेज की? सेकंड मशीन परचेज की है 48,000 की, ठीक है। इसको आप ऐसे नंबर दे दो, 1 मशीन होगी और ये हमारी सेकंड मशीन होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल मशीन की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई हमारे पास 1,20,000 की टोटल मशीन की वैल्यू होगी। अब ईयर कंप्लीट कब होगा? 2017 31 मार्च को होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन पहले फर्स्ट मशीन पे, फर्स्ट मशीन पे कितना लगेगा? 72,000 पे हो गया 10%, तो ये हो गया 7,200। और सेकंड मशीन पे आ गया 10% ऑफ, ये आ गया हमारा 48,000। बट यहां पर आपको ये देखना है कितने महीने का लगाना है, तो यहां लगाना 9 मंथ का, ठीक है। अब 9 मंथ कैसे हो गए? हम डेप्रिसिएशन उतने ही महीने का लगाएंगे जितने महीने हमारे बिजनेस में ये मशीन यूज हुई है। हमने खरीदी कब है? 1 जुलाई 2016 को। तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक हमारी मशीन यूज हुई है। कहां से कहां तक हुई है हमारी यूज? जुलाई से लेकर 31 मार्च तक, तो 9 महीने हो गए। 1 जुलाई को हमने परचेज की, परचेज करने के बाद मशीन हमारे बिजनेस में आ गई और यहाँ हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया, और 31 मार्च को हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो 9 मंथ हो गए। तो हम इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे? 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो डेप्रिसिएशन हम इस डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। 9 मंथ का डेप्रिसिएशन 48,000 इंटू में 10/100 इंटू में 9/12। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? इसका डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 3600। ये डेप्रिसिएशन जो है इस साल इस मशीन पर लगाया जाएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन हम लिख देंगे। टोटल डेप्रिसिएशन पहली मशीन का 7200 हो गया, सेकंड मशीन का हमारा हो गया 36,000। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 10,800 हो गया। अब हमें निकालनी है बैलेंस सीडी, ठीक है। बैलेंस सीडी निकालेंगे सेम डेट को, तो बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। पहली मशीन पे बैलेंस सीडी कितनी बची? 72,000 माइनस 7,200। तो बैलेंस सीडी आपकी बची, यहां पर लिख रहे हैं 4,800। सेकेंड मशीन की हमारी कितनी बची? 48,000 माइनस 3,600, हमारी बची 44,400। इन दोनों को टोटल करके हम यहां लिख देंगे, ये होगी हमारी 1,09,200। तो टोटल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1,20,000 आ गया, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड ईयर। अब जो है हमारा थर्ड ईयर में जाएगा। थर्ड ईयर जो है हमारा स्टार्ट होगा 2017 1 अप्रैल को, ठीक है। यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी पहली मशीन की कितनी है? पहली मशीन की बैलेंस बीडी है 64,800। ये अलग अलग लेनी है आपको बैलेंस, ये नंबर 1 नंबर 2 लिख रखे है ना। अगर अलग अलग बैलेंस सीडी लिखोगे और अलग अलग बैलेंस बीडी लाओगे तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में और इसकी सीडी निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो हमने क्या किया? पहले मशीन की सीडी थी 64,800, इसको हमने बैलेंस बीडी में लिख दिया। सेकेंड मशीन है, इसकी सीडी है हमारी 44,000, तो ये बैलेंस बीडी में ट्रांसफर होगी, तो ये होगी हमारी
दोनों का टोटल करके हम लिख देते हैं इसके सामने, ठीक है। तो ये था हमारा 1,09,200। अब देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 दिसंबर 2017 को मशीन एक और खरीद ली है, ठीक है। ये अप्रैल लिया हम, यहाँ पे 1 दिसंबर को 2017 को एक और मशीन खरीद ली है, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए की मशीन खरीदी है वो खरीदी गई है आपकी 75,000 की, ठीक है। 75,000 की मशीन खरीदी गई है, और साथ ही इसी तारीख को ही ये 17 जो है, ये कह रहे हैं कि इस तारीख को एक मशीन और खरीद ली 17 को, और आगे कह रहे हैं कि इसी तारीख को दिसंबर को ही, कह रहे हैं 1 दिसंबर को ही जो है आपने जो पहली मशीन 80,000 वाली खरीदी थी ना, उसको बेच दिया। तो यहां लिखते हैं 2017 1 दिसंबर, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन। अब ये ध्यान रखना है, ये डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है। ये डेप्रिसिएशन जो पहली मशीन है आपकी, पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% ऑन, इस पे लगाना है 64,800 पे। कितना लग गया आपका डेप्रिसिएशन लग गया। अब कितने महीने का लगा है ये ध्यान रखना है। अब महीने देखो आपके 1 अप्रैल को बैलेंस था 64,800, 1 अप्रैल को है यहाँ बैलेंस देखो, और मशीन को सेल कब कर रहे हैं, दिसंबर को। तो मशीन हमारे बिजनेस में यूज कितने महीने हुई, 1 अप्रैल से 1 दिसंबर, यानी कि 30 नवंबर तक हुई है। दिसंबर 1 दिसंबर है ये, तो दिसंबर को काउंट नहीं करना आपको। तो ये हमारी हुई 8 मंथ, ठीक है। 8 मंथ का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, और कैलकुलेट कैसे करोगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 64,800 इंटू 10/100 जो रेट है, इंटू में 8/12, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4,320 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। अभी 1 तारीख को ये जो मशीन हमने बेची है, इस पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये देखना है आपको, ठीक है। और ये मशीन बेची कितने में है ये देख लो। सेम इस दिसंबर को बेची है बाय बैंक अकाउंट, मशीन को बेचा है 42,000 में, ठीक है। मशीन को 42,000 में बेचा है। अब आपको इस पे प्रॉफिट और लॉस निकालना है। प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे, आपकी बची हुई कितने की थी। अब देखो आपकी मशीन बची हुई थी 64,800 की, ठीक है। कितने की बची हुई थी, 64,800 की, ठीक है। और आपको रुपए कितने मिले इसमें से, यहाँ 42,000 प्लस आपने 4,320 रुपीज के डेप्रिसिएशन लगाया, यही रुपए मिले हैं। तो आपको लॉस कितना हो गया, क्योंकि ये वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो आपको प्रॉफिट होता है, और अगर ये वैल्यू ज्यादा होती है, यानी कि कॉस्ट तो है आपकी 64,000 की वैल्यू की मशीन थी, और आपको मिले कितने हैं, आपको मिले हैं कम, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, इसमें लॉस हो गया है। अब लॉस हो गया है तो देखो कितना लॉस हुआ है, इसमें से अगर हम ये टोटल करते हैं तो ये हो गया हमारा 40, टोटल करते हैं तो 46,320, यानी कि आपकी मशीन थी 64,800 रुपीज की, और आपको मिला 46,320। तो सीधा सीधा आपको लॉस कितने रुपए का हो गया, आपको लॉस हो गया यहां पर अगर हम देखें तो ये हो गया 18,480 रुपए का आपको लॉस हो चुका है, ठीक है। अब लॉस हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, सेम तारीख को यहां लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है। ये हमारा आ गया लॉस 18,480 रुपीज। वैसे भी एक बात और बता देती हूँ, जो मशीन सेल की जाती है उस मशीन की डेबिट साइड देख लेना, डेबिट साइड 64,800 है, उतना ही बैलेंस आपको इस साइड करना है। अगर उससे ज्यादा है, यानी कि ये अगर ये दोनों पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं तो प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ डेबिट साइड में लिख देते हैं ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट यहाँ तो लॉस हो रहा है, कम है, तो ये लॉस हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड। मशीनरी अकाउंट में या कोई भी एसेट्स अकाउंट होता है, उसको सेल करने में प्रॉफिट होता है तो उसको डेबिट साइड लिखा जाता है, लॉस होती है तो उसको क्रेडिट साइड लिखा जाता है।
तो अब देखो आपकी पहली मशीन जो है वो सेल हो गई है। अब आपके पास मशीन कितनी बची, दूसरी और तीसरी मशीन बची है। ये मशीन तो सेल होगी पहली, तो अब दूसरी और तीसरी मशीन बची है, इनका हमें हिसाब किताब करना है। तो इसका हिसाब किताब कब होगा, 31 मार्च 2018 को, क्योंकि इनको तो सेल नहीं किया, इसका तो हो गया हमारा हिसाब। जो पहली मशीन थी इसको सेल कर दिया, इसका प्रॉफिट निकाल लिया, इसका हिसाब हो गया है। अब देखो जो सेकंड और थर्ड मशीन है उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, और वो डेप्रिसिएशन लगाना है साल के एंड में। साल का एंड कब आएगा, 2018 31 मार्च को। तो हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो सेकंड, मैंने सेकंड ही लिख रही हूं, बुक में आपका फर्स्ट लिखा होगा यहाँ पे पर, बट मैं सेकंड ही लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन यानी कि दूसरी मशीन है उस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम 10% ऑन 44,400 पे। कितना लगा, आपका डेप्रिसिएशन लगेगा 4,440 रुपीज। और जो थर्ड मशीन है उस पे भी 10% ऑन 75,000। अब यहां बात ध्यान रखने योग्य है कि ये मशीन आपने तीसरी मशीन कब परचेज की है, 1 दिसंबर को परचेज की है, ठीक है। और आप डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हो, आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो 31 मार्च को। 1 दिसंबर को परचेज की है, तो कितने महीने यूज की, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने। मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपने 4 महीने यूज कर ली, तो इस पे 4 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा। और डेप्रिसिएशन कितना होगा आप कैलकुलेट करोगे तो इस पे होगा 2500। तो टोटल डेप्रिसिएशन इन दोनों का कितना हो गया, 6940 रुपीज हो गया, ठीक है। अब सेम तारीख को हम क्या करेंगे, बैलेंस सीडी निकालेंगे, बाय बैलेंस सीडी। पहली मशीन की बैलेंस सीडी कितनी होगी, 44,400 माइनस ये लेस कर देंगे 4,440 रुपीज, तो बच गई आपकी बैलेंस सीडी 39,960। और सेकंड थर्ड मशीन की जो है 75,000 माइनस 2,500, तो इसकी बैलेंस जो सीडी है वो बच गई 72,500। तो इन दोनों को टोटल हम लिख देंगे 1,000, 1,200, 4,060, ठीक है। अब टोटल करेंगे, अब टोटल जब करोगे तब आप इसको भी इंक्लूड करना है, क्योंकि 1 दिसंबर 2017 यहाँ से ये लिख रखा है, तो यहाँ से आपको टोटल करना है, तीनों ये टोटल करोगे और फिर ये वाला भी टोटल करोगे, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 1,84,200, ठीक है। अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। डेबिट साइड को टोटल ये आ गया, 2 ही है, एक तो 2 मशीन आपकी ये थी और एक थर्ड मशीन परचेज की, तो इनका टोटल हम बिल्कुल इसके सामने करेंगे, ठीक है, इसके सामने करेंगे। तो ये ही इतना ही टोटल आपको यहाँ पर शो होगा, यहाँ इतना ही मिलेगा। अब नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारा स्टार्ट होगा 2018 1 अप्रैल को, ठीक है। यहाँ बैलेंस सीडी शो करके दिखानी है, टू बैलेंस सीडी। सेकंड मशीन की कितनी है बैलेंस सीडी आपकी, ये है 39,960 और थर्ड मशीन की बैलेंस सीडी है 72,500। तो टोटल आप कह सकते हो 1,12,460 रुपीज जो है हमारी बैलेंस बीडी है, बैलेंस बीडी दिखाएंगे, सॉरी सीडी नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन में हमें 3 बीडी दिखाएंगे, सॉरी सीडी नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन में हमें 3 ईयर का ही प्लांट अकाउंट बनाने के लिए कहा था, तो 3 ईयर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए, हमने 4th ईयर में ट्रांसफर करके इसको बंद कर दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मेथड मैं समझा रही हूँ ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। और कंप्लीट सिलेबस अगर +1 का करना है तो बिजनेस स्टडी का और +1 अकाउंट्स की जो है चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप अपना कंप्लीट सिलेबस देखकर कर सकते हैं।